मोहन तो नहीं लाई गई, लेकिन इसकी चर्चा हुआ कि इनको इम्पीच किया जाए, क्योंकि वो बहुत सख्त तो थे ही, लेकिन उनकी लैंग्वेज भी बड़ी सख्त थी। तो नेताओं को बहुत सख्त कहना, बल्कि उनका एक फेमस कोट तो यह है कि मैं तो नेताओं को ब्रेकफास्ट और लंच और डिनर में खाता हूँ। तो दुनिया के कितने शहर, हमारे नेपाल में देखिए, नेपाल का अगर मैं आपको अपॉइंटमेंट सिस्टम बताऊं कि वहाँ का जो कॉलेजियम है वो 3 लोगों का नहीं 5 का है, जिसमें चीफ जस्टिस उसमें 2 शामिल हैं, स्पीकर हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन है दोनों हाउसेस के, और वो जो चुनते हैं तब भी प्रोसेस इज नॉट कंप्लीट। फिर 15 एमपी की जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, दोनों हाउसेस से हर पार्टी के मेंबर को मिला के 15 आदमी की कमेटी पब्लिक हियरिंग करती है और उसके बाद इनको चुनती है, ताकि विद द रिजल्ट के उन पे उंगली उठाने वाले बहुत कम है। अभी जो चल रहा है देश में एसआईआर में, बंगाल में हम लोग अफेक्टेड है, ज्यादा अफेक्टेड है। तो आपका तो बड़ा गणेश कुमार जी का बड़ा प्रेम लगता है बंगाल वो के तो साथ। इसलिए तो इम्पीचमेंट, वो तो सुनिए, हम उनको, उन्होंने साथ किया है। अमित शाह उनको बोला भाई हम तुमको अच्छा जगह दे देते हैं, तुम मेरा काम कर दो, यही तो एजेंडा है, और तो कुछ एजेंडा नहीं है। अमित शाह का काम करने के लिए वो आए हैं। वो जो बिल्ली था ना, वो अभी बाघ बन गया। क्यों? सुप्रीम कोर्ट का ब्लेसिंग से। सुप्रीम कोर्ट बोला ट्रांसपेरेंट, आपको सब पावर है, आप सब करना, ठीक है भाई करो। क्या किया? जो दिन नोटिफिकेशन हुआ रात 12 बजे चीफ सेक्रेटरी ट्रांसफर, डीजी ट्रांसफर, सीपी ट्रांसफर, उसका नेक्स्ट दिन ऑल एसपी ट्रांसफर, ऑल डीएम ट्रांसफर। एसआईआर बिहार आपने कराया, कुल 3 बांग्लादेशी मिले आपको, 3 बांग्लादेशी पूरे बिहार के एसआईआर में, और बाकी कुछ नेपाल के नागरिक मिले वहां पे। जी हाँ। तो 500 की भी संख्या आप नहीं पूरी कर पाए, और मंत्री जी ने बड़ा भाषण दिया, बहुत भाषण दिया, उसके नाम पे पोलराइज किया, उसके नाम पे माहौल खराब किया, और 3 बांग्लादेशी आपको पूरे बिहार में मिले। नमस्कार। दिल से के इस एपिसोड में हम 2 बातों पे चर्चा करेंगे। पहली बात तो यह है कि हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार चीफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एक इम्पीचमेंट मोशन का प्रस्ताव रखा गया, और दूसरा कि एक प्रस्ताव रखा गया लोकसभा में, जो स्पीकर साहब हैं हमारे, उनके रिमूवल का। लेकिन जो प्रोसेस दोनों में है वो थोड़ा अलग है। अब अगर आप सीएसी का इम्पीचमेंट चाहते हो तो आपको वही रास्ता अपनाना पड़ेगा जिसके अंतर्गत आप किसी सुप्रीम कोर्ट जज को उसके पद से हटा सकते हो। वो रास्ता क्या है, चंद शब्दों में आपको बता दूं। पहला तो अगर 50 मेंबरान राज्यसभा के एक प्रस्ताव पे दस्तखत करें, मिनिमम 50, कि इन बातों की वजह से इस सीईसी को इम्पीच करना चाहिए, तो वो मोशन प्रस्ताव रखा जाएगा, सेक्रेटरी जनरल को दिया जाएगा, और जो चेयरमैन राज्यसभा, अगर राज्यसभा में मोशन दायर होता है तो उनको एडमिट करेंगे। फिर एक कमेटी बैठेगी जिसका गठन सरकार और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करेंगे। उनमें 3 जज होंगे और एक सिटिंग जज सुप्रीम कोर्ट के होंगे। वो तय करेंगे कि क्या इम्पीचमेंट मोशन आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं। एक रिपोर्ट दायर होगी, वो रिपोर्ट पार्लियामेंट को भेजी जाएगी, और अगर रिपोर्ट कहती है कि इम्पीचमेंट होना चाहिए, फिर मोशन हाउस में मूव होगा, और फिर अगर वो मोशन पारित हो गया, टोटल मेजॉरिटी ऑफ द हाउस और 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, तो फिर वो सीईसी बर्खास्त किया जाएगा। और यही रास्ता अपनाते हैं लोकसभा में। लोकसभा के लिए हमें 100 हस्ताक्षर चाहिए, राज्यसभा में 50, मिनिमम 100 लोकसभा में, और वही रास्ता अपनाया जाए था। तो यहाँ क्या हुआ है कि दोनों हाउस में, राज्यसभा और लोकसभा दोनों में, ये इम्पीचमेंट मोशन दायर किया गया है। अब देखते हैं इसका क्या होता है। पहले तो स्पीकर साहब इसको एडमिट करें, चेयरमैन साहब इसको एडमिट करें ना करें, वो एक अलग बात है। लेकिन 63 लोग राज्यसभा में और 130 लोग लोकसभा में इन्होंने प्रस्ताव दायर किया। ये तो हो गई बात अपने सीईसी की। और जहाँ तक
लोकसभा के स्पीकर की बात है, वो केवल एक प्रस्ताव रखा जाता है। प्रस्ताव के बाद अगर प्रस्ताव पार्लियामेंट में आए तो 50 मेंबर अगर उससे सहमत हों तो वो प्रस्ताव फिर एडमिट होगा। एडमिट होकर फिर वो उससे पहले 14 दिन का नोटिस दिया जाएगा, एडमिट होगा, फिर उसकी डेट सेट होगी, फिर लोकसभा में उसकी चर्चा होगी और अगर सारी हाउस की मेजॉरिटी से वो पारित होता है तो वो पारित हो जाएगा। और 3 ऐसे इस प्रस्ताव से पहले 10 फरवरी 2026 को रखा गया, उससे पहले हिंदुस्तान के इतिहास में 3 ऐसे प्रस्ताव आए, उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। तो ये तो है, मैं आपको बताना चाहता था किस तरह से ये प्रस्ताव रखे जाते हैं और किस तरह से पारित होते हैं और इसका असर क्या होगा, क्या कोई बदलाव होना चाहिए, क्यों ऐसा हुआ, क्यों लोकसभा के जो विपक्ष के लोग हैं नाराज़ हैं, क्यों राज्यसभा के विपक्ष के लोग नाराज़ हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ 3 ऐसे लोग हैं जो इनके बारे में बहुत कुछ जानते हैं। कुरैशी साहब, थैंक यू वेरी मच, आप यहाँ आए। आप CEC रह चुके हो 2010 से लेकर 2012 तक, उससे पहले आप मेंबर थे कमीशन के 2000 मेरा ख्याल 6 से लेकर 12 तक टोटल, और 10 से 12 आप CEC रहे। और आप IAS 1971 में आए और आप यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स के सेक्रेटरी रहे सेंट्रल गवर्नमेंट में, हेल्थ स्पेशल सेक्रेटरी रहे आप, और DG ऑफ NACO नेशनल एड्स अथॉरिटी के आप रहे डायरेक्टर जनरल। और आपने जो सुधार वोटिंग प्रोसेस में लाया शायद ही किसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने लाए हो। और हम कभी कभार अखबार पढ़ते हैं तो आपके लेख हम बड़ी दिलचस्पी से और आप अपनी किताबें भी लिखी हुई हैं। और SIR की चर्चा में आपने कुछ ऐसे बातें हमें बताई जिससे लगता है कि शायद ये जो रास्ता अपनाया जा रहा है वो सही नहीं है, लेकिन इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। कल्याण जी, थैंक यू। मेरे आप तो हमारे कॉलीग हैं सुप्रीम कोर्ट में, और 4 बार तो आप लोकसभा के मेंबर रहे। 2000 मेरे ख्याल 9 के बाद 14, फिर 19, फिर 24, और MLA थे, एक बार MLA भी रहे। इनकी आवाज़ बुलंद है नहीं, और पार्लियामेंट में भी। पार्लियामेंट में तो खैर इनका जलवा ही और है। हाँ, ये तो हम जानते हैं, और कई लोगों ने आपकी स्पीचेस सुनी हैं। और you believe in inclusive governance, equitable development. So thank you very much for being here. संजय जी, आप तो शुरुआत से ही जनता से जुड़े हुए हो। जिस तरह से आपने सुल्तानपुर समाज सेवा संगठन बनाया, जिस तरह से आपने 16 साल हॉकर्स की लड़ाई लड़ी, और हमारे साथ भी थोड़ी आपकी अनबन हुई। आपने इंडिया अगेंस्ट करप्शन का बड़ा साथ दिया, लेकिन अब नज़र मुझे आता है वो इंडिया अगेंस्ट डिसेप्शन होना चाहिए कि जिस तरह से अन्ना हज़ारे साहब ने डिसीव किया हमको कि भाई, और ऐसी सरकार आई जिससे आज भी बहुत खफा। हाँ, वो हम जानते हैं। जनता के साथ जो आपका योगदान है वो ज़बरदस्त है। आम आदमी पार्टी के आप फाउंडर मेंबर रहे हैं और बेबक तरीके से आप बोलते हैं, और राफेल का चर्चा हो या 5000 करोड़ का डेफेमेशन हो, कुछ भी हो, आपके भाषण बड़े ही दिलचस्प रहते हैं। थैंक यू वेरी मच। आपसे शुरू करते हैं। ये बताइए कि ऐसा क्यों हुआ कि पहली बार इतिहास में CEC की इम्पीचमेंट हो रही है? जी, ये आपने ठीक कहा कि यह पहली बार हो रही है, लेकिन इससे पहले TN सेशन के ज़माने में उनके खिलाफ एक मूवमेंट ये शुरू हुई थी। अच्छा। मोहनत तो नहीं लाई गई, लेकिन इसकी चर्चा हुआ कि इनको इम्पीच किया जाए, क्योंकि वो बहुत सख्त तो थे ही, लेकिन उनकी लैंग्वेज भी बड़ी सख्त थी। तो नेताओं को बहुत सख्त कहना, बल्कि उनका एक फेमस कोट तो यह है कि मैं तो नेताओं को ब्रेकफास्ट और लंच और डिनर में खाता हूँ। तो अब ये आज के ज़माने में तो आज का CEC भी ये नहीं कह सकता। तो उनकी जो एरोगेंस थी उससे दुखी होके सरकार ने और अपोजिशन ने कोशिश की कि उनके खिलाफ इमोशन लाए, जो ड्रॉप कर दी गई। लेकिन दूसरा रूट लिया सरकार ने उनको टेम करने के लिए, कि उन्होंने कहा कि इनको इम्पीच अगर हम नहीं भी कर पाएँ, जो उस दिन तक और आज तक भी कोई इम्पीच नहीं हो पाया है, तो उसका अल्टरनेटिव रूट लिया कि इसको मल्टी मेंबर कमीशन बना देते हैं। तो 1991 में एक बिल आया जिसमें मल्टी मेंबर बना दिया,
लेकिन तीनों को इक्वालिटी नहीं दी गई थी। जी हाँ। 93 में उसको डिक्लेयर कर दिया कि ऑल थ्री आर इक्वल, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तीनों को वोट बराबर है, एक्सेप्ट के फर्स्ट अमंग इक्वल के प्रिंसिपल से जो सीनियर मोस्ट होगा वो सीईसी, वो ही विल बी द फेस ऑफ द कमीशन, बट द अदर्स विल हैव इक्वल पावर। जिसका मतलब यह है कि ये दो अगर इकट्ठे हो जाएं तो सीईसी को काम ही न करने दें, ये पॉसिबल था। तो उसके बाद से ये सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट ने कंटेस्ट किया कि साहब कॉन्स्टिट्यूशन ने तो सिंगल मेंबर से ये कमीशन बनाया था, ये मल्टी मेंबर कहाँ से ला रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा स्ट्रॉन्ग एक जवाब दिया कि देखो कितने भी आप काबिल हो, 3 ब्रेन्स आर बेटर देन 1, कितना भी वो ब्राइट हो, और पावर इतनी है इसके पास, इसको मॉडरेट करना बड़ा ज़रूरी है, जो मल्टी मेंबर के जिसकी वजह से बनाना ज़रूरी है। तो वो मल्टी मेंबर कमीशन जब से चल रही है, आई थिंक दिस वाज द फाइनेस्ट थिंग विच हैपेंड। मैं अपने वक्त में भी लेकिन मैंने सुना है कि अभी बाकी लोगों को रिमूव करने के लिए इम्पीचमेंट प्रोसेस नहीं करना पड़ता। करेक्ट, बल्कि वो अगर इक्वल मेंबरशिप है तो वैसा भी होना चाहिए। क्वाइट राइट, ये एक फ्लॉ रह गया, मैं समझता हूँ हिस्टोरिकल रह गया गलती उसमें, क्योंकि जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस वक्त ये कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा कि एक सिंगल मेंबर कमीशन होगा। उनको ये ख्याल था कि 5 साल में एक ही इलेक्शन होगा, बल्कि ये भी डिस्कस हुआ था कि एक मेंबर भी हम 5 साल के लिए फुल टाइम क्यों लगाएं, जब इलेक्शन आया करेगा लगा दिया करेंगे। फिर ये डिस्कशन में आया कि नहीं, इलेक्टोरल रोल तो अपडेट करते रहना पड़ेगा और बाई इलेक्शन तो हो सकते हैं। तो उन्होंने कहा चलो एक अफसर तो 12 महीने के लिए हम लगा ही देते हैं, यानी 5 साल के लिए। तो उस वक्त इम्पीचमेंट के जो प्रोटेक्शन थी, बिकॉज सीईसी वाज द इलेक्शन कमीशन, वही बाद में वही इलेक्शन कमीशन अगर 3 मेंबर्स हो गए तो वो ऑटोमेटिकली उन दोनों को एक्सटेंड करनी चाहिए तो कोई नहीं पड़ा। नहीं, लेकिन नहीं, वो एक्सटेंड नहीं हुई ना। इसीलिए जैसे मैं कह रहा था कि वो दोनों जो कमिश्नर थे, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो अपने को प्रोबेशन पे महसूस करते हैं, पीछे मुड़ मुड़ के देखते हैं कि सरकार हमसे खुश है कि नहीं, हमको एलिवेट करेगी कि नहीं करेगी। ये इनसिक्योरिटी उनकी हटानी पड़ेगी, क्योंकि उन्हें मालूम है कि सीनियरिटी से, आफ्टर ऑल जजेस भी तो सीनियरिटी से लगते हैं, कि सीनियरिटी से मुझे चीफ सीईसी नहीं बनना है, तो आप देखेंगे इनमें जान आएगी। मैं वैसे अपनी बात आपके सामने रखना चाहता हूँ, आपका मैं सबसे मैं राय भी लूँगा। जब पार्लियामेंट में कंस्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट हुई इसके बारे में, तो 2 बातें सामने आई। कुछ लोग, शिबन लाल सक्सेना और कुंजरू साहब ने कहा कि ये इलेक्शन कमीशन का जो गठन होना चाहिए, ये पार्लियामेंट के द्वारा 2/3 मेजॉरिटी से होना चाहिए। अगर 2/3 मेजॉरिटी से होगा तो निश्चित रूप से एक इंडिपेंडेंट आदमी ही इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशन बनेगा। एक सोच तो ये थी, और दूसरी सोच थी अपनी मुंशी साहब की। उन्होंने कहा कि नहीं, इलेक्शन कमीशन तो इनके अधीन होना चाहिए सरकार के। तो ये दो सोच थी वहाँ उस समय। तो मैं समझता हूँ कि जो एक्सपीरियंस हमारा रहा है, वो कुंजरू साहब और शिबन लाल सक्सेना की जो सोच थी वो सही है। आज के दिन ये होना चाहिए कि 2/3 जब तक पार्लियामेंट अप्रूव ना करे वो इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं बन सकता। आपकी क्या राय है? नहीं, आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा उठाया है। फैक्ट ये है कि दुनिया की सबसे पावरफुल इलेक्शन कमीशन का अपॉइंटमेंट सिस्टम सबसे कमज़ोर रहा है। 70 साल थे गवर्नमेंट ऑफ द डे किसी को भी लगा देती, मैं भी उसका बेनिफिशियरी था, मुझे लगाया। लेकिन ये मिरेकल है कि उसी सरकार के लगाए हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सभी 70 साल में कोई ऐसी बात नहीं कही कि एक्शन नहीं लिया, कोई डिसीजन नहीं लिया जिस पे आपत्ति हो सके। तो एट द सेम टाइम दुनिया के कितने शहर, हमारे नेपाल में देखिए, नेपाल का अगर मैं आपको अपॉइंटमेंट सिस्टम बताऊं कि वहाँ का जो कॉलेजियम है वो 3 लोगों का नहीं 5 का है, जिसमें चीफ जस्टिस उसमें 2 शामिल हैं, स्पीकर हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन है दोनों हाउसेस के, और वो जो चुनते हैं तब भी प्रोसेस इज नॉट कंप्लीट। फिर 15 एमपीज की जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, दोनों हाउसेस से हर पार्टी के मेंबर को मिला के 15 आदमी की कमेटी पब्लिक हियरिंग करती है और उसके बाद इनको चुनती है, ताकि इस रिजल्ट के उन पर उंगली उठाने वाले बहुत कम है। जी, और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर आपसे पूछना चाहता हूँ, जो कुंजरू साहब का जो प्रपोजल था शिबन लाल सक्सेना का, आपकी राय है कि वक्त आ गया कि सारा बदलाव होना चाहिए? सर, मेरा एक पहले वाला जो है, जो एक कैसे बनेगा इसका कोई रूल नहीं है स्टैट्यूटरी। सरकार को इतना क्षमता दे दिया, इतना क्षमता दे, आउट ऑफ हैट वन कैन सिलेक्ट। बिल्कुल यही हो रहा है, यही हो रहा है। ये तो नहीं होना चाहिए ना। आउट ऑफ हैट किसी को कुछ क्षमता दे दे, आउट ऑफ हैट सिलेक्ट करने,
तो गलत बात है, तो गलत बात है। एक तो वो इंडिपेंडेंट हो ही नहीं सकता। इंडिपेंडेंट हो ही नहीं सकता है। आज क्या है, आप जस्ट आपको बोल रहे हैं, वो जो मल्टी कोऑपरेटिव सोसाइटीज बिल आया था ना, जी हाँ, उसमें जो जॉइंट कमेटी बना, उस टाइम मैं था कमेटी का सामने, ये उस टाइम वो सेक्रेटरी थे, अभी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो सब क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो उन्होंने कोई आंसर नहीं दे सकते थे, लीगल क्वेश्चन था। बट आई एम अ लॉयर, हम तो लॉयर है, हम तो लॉ का एगेंस्ट में कुछ नहीं बोलेंगे। लॉ जो है, तो जो लीगल आइन को जो हम इंटरप्रेट किया, वो उनको फेवर में गया, आई मीन को एक्ट का फेवर में जी गया। हाँ, तो कांग्रेस ने बहुत मनीष तिवारी थे, तो समझा दिया कैसे क्यों हुआ डिफरेंस। तो मेरा ख्याल से ये आइन भी नहीं जानते हैं, जो हमने देखा उनको। तो इस आदमी को चूज करना तो ठीक नहीं है, हाउ टू सिलेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप जो बोल रहे हैं, पुराना जो पिच हुआ था, 2/3 डिस्कशन में हुआ था, ये एक लॉ बन के आएंगे तो बहुत इसको हेल्पफुल होगा। नहीं लॉ बना सकते हैं कि भाई ये पार्लियामेंट में जाकर। सुनिए, एक चीज हम, मेरा ख्याल से ये जो गणतंत्र है, डेमोक्रेसी जो है, उसका बुनियाद क्या है? उसका पहले बात कौन बोलेगा? जनता बोलेगा। ये जो चुनाव आते हैं, सरकार चुनता है, कौन चुनता है? जनता चुनता है। तो जनता जब सरकारी चीज, वही तो फाउंडेशन है ना। जी हाँ, और जो है वो ठीक है, लेकिन सबसे चुनाव कराने में खोट आ जाए तो फिर क्या होगा? नहीं, हमने चुनाव, अभी इस चुनाव में जनता को बात देंगे तो क्या होगा? अभी जो चल रहा है देश में, ऐसा ही बंगाल में हम लोग अफेक्टेड है, ज्यादा अफेक्टेड है। तो आपका तो बड़ा गणेश कुमार जी का बड़ा प्रेम लगता है बंगाल वो के तो साथ। इसलिए तो इम्पीचमेंट, वो तो सुनिए, हम उनको, उन्होंने साथ किया है। अमित शाह उनको बोला, भाई हम तुमको अच्छा जगह दे देते हैं, तुम मेरा काम कर दो। यही तो एजेंडा है, और तो कुछ एजेंडा नहीं है। अमित शाह का काम करने के लिए वो आए हैं। तो इस तो ये फ्री एंड फेयर पोल की बात जो होती सर, है, जो संविधान में लिखा है, इसका क्या मतलब हुआ? जिस संगठन में, इंस्टीट्यूशन में पहले जो आदमी है, बड़ा जो आदमी है, उसका सिलेक्शन में ही गलत है, तो क्या ट्रांसपेरेंसी रहेंगे? लेकिन कोर्ट्स तो कुछ कर सकते हैं। कोर्ट तो बोला, कोर्ट को हम इज्जत करते हैं, कोर्ट को हम इज्जत करते हैं, कोर्ट का वर्डिक्ट को हमका मानना है। लेकिन कभी सोचा है कोर्ट ने, तुम भाई आप आए हैं, ठीक है, आप किस तरीके से आए हैं, कौन आपको भेजा है, किस तरीके से आप आए हैं? आप आए हैं, ठीक है भाई, बैठिए, पधारिए, लेकिन आप किस तरीका से आ रहे हैं? देखो चीफ जस्टिस को भी हटा दिया। आप जो आज जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये देश का सबसे बड़ा क्वेश्चन हो गया आज, सबसे बड़ा क्वेश्चन। सुप्रीम कोर्ट में इतना मैटर हुआ, सुप्रीम कोर्ट में तो कभी नहीं पूछा, कैसे आया भाई आप? वो चीफ जस्टिस जहां होना था उसको भी हटा दिया, और उसको भी हटा दिया, सब हटा दिया। तो ट्रांसपेरेंसी अपॉइंटमेंट के टाइम में नहीं हुआ तो क्या ट्रांसपेरेंट? हम सब कुछ करते हैं, मेरा अपॉइंटमेंट ही ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो कैसे होगा? तो इलेक्शन कैसे ट्रांसपेरेंट? देखिए कितना क्षमता दे दिया सुप्रीम कोर्ट के लिए, ज्यादा ये बन गया। जी हाँ, वो जो बिल्ली था ना, वो अभी बाघ बन गया। क्यों? सुप्रीम कोर्ट का ब्लेसिंग से। सुप्रीम कोर्ट बोला ट्रांसपेरेंट, आपको सब पावर है, आप सब करना है, ठीक है भाई करो। क्या किया? जो दिन नोटिफिकेशन हुआ, रात 12 बजे चीफ सेक्रेटरी ट्रांसफर, डीजी ट्रांसफर, सीपी ट्रांसफर, उसका नेक्स्ट दिन ऑल एसपी ट्रांसफर, ऑल डीएम ट्रांसफर। सर मैंने, आप भी लॉयर है तो एक बात पूछो, पूछना नहीं, मैं लॉयर ही हूं। हाँ लॉयर है ना, इसलिए हम बोला। देखिए कोई ट्रांसफर मोटिवेटेड है तो गलत है ना। बिल्कुल सही है। वो हम करे भी गलत है, आप करे भी गलत है। सही बात। चीफ इलेक्शन कमिश्नर
अभी कोई अच्छा पावर नहीं, सुप्रीम कोर्ट का कोई पावर नहीं है, आप जाके सबको बोला अच्छा। अभी मैं पूछना चाहता हूँ, फिर मैं आपके पास आऊँगा कि आपके वक्त उसी को ट्रांसफ़र किया जाता था जहां आपको लगता कि वो शख्स, वो अधिकारी सही तरीके से काम नहीं कर रहा। ऑन मास ट्रांसफ़र कभी नहीं होता। जी जी बिल्कुल। उसमें हम ये करते थे कि ऑपोजिशन, एक तो हमारा अपना डॉसियर तैयार रहता था कि इनकी क्या हरकतें चल रही हैं, हम पावर जब हमारी शुरू होगी हम उस वक्त एक्शन लेंगे। दूसरा, हम जब जाते थे हर पार्टी को बुला के बात करते हैं कि देखो इलेक्शन होने वाला है, बताओ तारीखें क्या हो, इसलिए आपको किसी अफसरों से कोई शिकायत है तो बता दो, विश लिस्ट तो वो बताते थे, उसके मुताबिक हम समरी इंक्वायरी करा के हमें ज़रा भी, अगर कई बार तो हुआ कि हमको ट्रस्ट है लेकिन ऑपोजिशन को अगर उन पर एतराज़ है, हम डाउटफुल नहीं रखना चाहते कि उनकी न्यूट्रलिटी इज़ नॉन निगोशिएबल, तो हम बल्कि एक आध बार तो हुआ उस अफसर को बुला के बता दिया कि भाई हम तुझको ट्रांसफ़र करने जा रहे हैं, हमें तुझसे डायरेक्टली नाराज़गी नहीं, लेकिन तेरे खिलाफ ये शिकायत आई है, तेरा ये जीना हराम हो जाएगा, रोज़ाना शिकायत आएंगी, इसलिए तू बता दे, इससे अच्छी पोस्ट दे देते। तो ये करते हैं, लेकिन ओनली मिनिमल ट्रांसफ़र जिनके बारे में कुछ शुबा होता है। जी, आपने तो कई इलेक्शन लड़ी और इसी मंच पे, इसी शो पे आपने कई बार कहा कि किस तरह से धांधलीबाजी हो रही है। तो आप ज़रा बताइए हमारे लोगों को कि भाई प्रॉब्लम क्या है, प्रोसेस ऑफ इलेक्शन क्या, और क्या ये कभी ठीक हो सकता है? देखिए सर, सबसे बड़ी बात तो ये कि जो चुनाव लड़ना है वो राजनीतिक दलों को लड़ना है, इलेक्शन कमीशन को तो चुनाव लड़ना नहीं है। जी हाँ। राजनीतिक दल कहाँ बैठते हैं? पार्लियामेंट में बैठते हैं, और वो कानून बनाते हैं, उसके हिसाब से उनको चुनाव कराना है। अब अपने मन से कोई तुगलकी फरमान जारी करके कहने लगा साहब पूरे देश का SIR कराइए। SIR के बारे में आप लोगों ने ही जो बहस हमने सुनी सुप्रीम कोर्ट में, आप लोगों ने ही बताया कि भाई SIR कराने की, पूरे देश में SIR कराने की पावर ही नहीं है इनके पास, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। बावजूद इसके उन्होंने पूरे देश में SIR कराया और मनमाने ढंग से कराया सर। उत्तर प्रदेश में पावर है कि नहीं वो तो सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। वो तय करेगा। आपकी दलीलें, आपकी बहस जो हमने सुनी, इस तरीके से, हमने ये नहीं कहा कि पावर नहीं है, नहीं, अगर आपको स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कराना तो एक तरीका होना चाहिए। एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में या कहीं आपको कंप्लेंट है तो वही करा सकते हैं। अचानक पूरे देश का SIR आप नहीं करा सकते, जो आप लोगों की दलील और बहस वहां पे मैंने सुनी। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि भाई आपने पूरे देश में किस आधार पे SIR शुरू की, क्या आपको शिकायतें थी? एक पहली बात आप करते हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठिया पकड़ना है, को मिला उनको, मैं वही आप पे आ रहा हूं सर। बिहार आपने कंप्लीट कराया SIR बिहार आपने कराया, कुल 3 बांग्लादेशी मिले आपको, 3 बांग्लादेशी पूरे बिहार के SIR में, और बाकी कुछ नेपाल के नागरिक मिले वहां पे। जी हाँ। तो 500 की भी संख्या आप नहीं पूरी कर पाए, और मंत्री जी ने बड़ा भाषण दिया, बहुत भाषण दिया, उसके नाम पे पोलराइज किया, उसके नाम पे माहौल खराब किया, और 3 बांग्लादेशी आपको पूरे बिहार में मिले। उसके बाद आपने उसके नाम पे नफरत फैलाया, पूरे प्रदेश का माहौल खराब किया, और वोट कितने काटे सर? मैंने सर बिहार के चुनाव के पहले एक स्टेटमेंट दिया था कि अगर SIR हुआ तो एक तरफा बीजेपी के पक्ष में चुनाव परिणाम आएंगे। आप देखिए 108 कॉन्स्टिट्यूएंसीज का एनालिसिस करके मीडिया रिपोर्ट्स आई, कहीं 56,000, कहीं 65,000, कहीं 40,000, कहीं 45,000, और वो सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी बीजेपी कहीं 9,000 से जीती है, कहीं 5,000 से, कहीं 20,000 से। तो जब आप 56,000 वोट या 65,000 वोट या 20,000, 22,000, 40,000 वोट काट दे रहे हैं, और वहां से बीजेपी जीत रही है 5,000, 7,000, 10,000 वोट से, तो क्या चुनाव है ये? इस चुनाव का मतलब क्या है? यूपी का आप ले लीजिए उदाहरण, वहां के ही राज्य निर्वाचन अधिकारी जो हैं, मतलब उत्तर प्रदेश के जो सरकारी कर्मचारी हैं, उन्होंने पंचायत के लिए लिस्ट बनाई, उन्होंने नगरपालिका के लिए लिस्ट बनाई, उन्होंने पूरे जो ग्राम सभाओं के चुनाव के और शहरी चुनाव की लिस्ट बनाई। उसमें यूपी का वोट बैठता है 17 करोड़। वो लिस्ट आई जुलाई में, 25 जुलाई में, और जनवरी में जो लिस्ट आ रही है उसमें इलेक्शन कमीशन ज्ञानेश कुमार जी के नेतृत्व में जो SIR हुआ, वो कह रहे हैं 12 करोड़ 55 लाख वोट है। तो ये 17 करोड़ से 12 करोड़ 55 लाख कहां से, कैसे हो गए? तो कह रहे हैं डुप्लीकेट नहीं सर, एक ही कर्मचारी हैं, वही कर्मचारी हैं, मैं यही तो कह रहा हूं आपसे। उसी राज्य के कर्मचारी हैं, उसी राज्य के अधिकारी हैं। उन्होंने पंचायत चुनाव के लिए एक सूची तैयार की,
और एक सूची तैयार की असेंबली इलेक्शन के लिए। असेंबली इलेक्शन के लिए जो सूची तैयार की और जो पंचायत के इलेक्शनों के लिए और शहरी चुनाव के लिए जो लिस्ट बनी है, उसमें करीब करीब 4.5 करोड़ वोट का अंतर है। तो ये कैसे हो गया? तो इलेक्शन इसका मतलब कि आप बायस्ड तरीके से एक अपने हिसाब से प्रोसेस चला रहे हैं। वेस्ट बंगाल ले लीजिए सर, और आसाम ले लीजिए, जहां का मुख्यमंत्री सीधे नफरत फैला रहा है, वहां पर आप एक भी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। कोई आपको वहां पे नहीं दिखता कि ये अधिकारी सरकार के हिसाब से काम कोई करेगा। तबादला नहीं हुआ। और वेस्ट बंगाल में आपको दिखता है, जहां पे ममता बनर्जी जी की सरकार है, कि एक तरफा सबको बदल दो। तो ये तो खुली आंखों से दिख रहा है ना कि भाई आप बायस्ड नहीं है, आप ठोक के कह रहे हैं हम यही करेंगे जो तुम्हें तो यही तो एक आरोप है कि आप पार्टीजन तरीके से काम कर रहे हैं। तो ये तो वो तो ठोक के कह रहे हैं ना, इसमें तो कुछ छिपा भी नहीं रहे। मतलब बेशर्मी आप देखिए, वो एयरपोर्ट पे उतरते हैं कोलकाता, टाटा बाय बाय कर रहे हैं जैसे कोई बहुत बड़े नेता हो, और जाके वहां से आके और उसके बाद वो कह रहे हैं साहब सारे अधिकारी हटेंगे, डीजीपी हटेंगे, चीफ सेक्रेटरी हटेंगे, सारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हटेंगे, सारे एसपी हटेंगे। क्या मुझे है? याद है आपने उदाहरण भी दिया था कि एक एक घर में 60-60, 70-70, 100-100 लोग हैं। आप 60-60-70 सर महोबा का मैं आपको लिस्ट ला के देता हूँ। एक मकान नंबर पे 4172 वोट है। बड़ा बड़ा मकान हो। 4172 हो सकता है सर कोई बनवा के गए वहाँ, शहनशाह अकबर वगैरह कोई बनवा के गए, कोई किला हो, मुझे नहीं मालूम, लेकिन 4172 वोट है। एक इलेक्शन एक कमीशन क्या कर रही है? तो वो अब आप कौन पूछने वाला है? हम लोग जाते हैं, आराम से चाय पिलाते हैं, हमारे डांटते हैं हम लोग को। नहीं, अब आपकी तो मीटिंग आप गए थे वहां, तो उन्होंने क्या कहा? अरे डांटते हैं। दीदी जब गया, ममता दी ने गया, वो इस लेके ऐसा ऐसा बात करते थे, अंगुल उठा। एक चीफ मिनिस्टर से और चीफ मिनिस्टर से कैसे बात करना कोई मैनर प्रयोजन है, जरूरत है, वो तो नहीं जानते हैं। किसी को तो उसको ना एक चीज है, एक भीतर अंदर में ना कैसेट लगा है। अच्छा, समझे ना? आप अलग बात में बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं, ये क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है, वो क्या करेगा? वो कैसेट चला देता है, और पहले से लास्ट तक वो कैसेट बजाएगा। वो आपको क्वेश्चन में आंसर नहीं है, लेकिन कैसेट है, इस तरीका से ये किया, बिहार में एक अपील नहीं हुआ, ये हुआ, हमारा का, वो किसी का बात सुनेगा नहीं। हम लोग सब मिलकर आधा घंटा बोला, ठीक है, उन्होंने 1 घंटा 15 मिनट बोला। तो आप समझ नहीं रहे थे ना, समझाने के लिए हाँ, बोला। वही तो एक अकेला आदमी है जो समझता है कॉन्स्टिट्यूशन। हम 45 बरस तो कॉन्स्टिट्यूशन लेके चल रहे हैं, एक्ट लेके चल रहा है, रूल लेके चल रहा है, हम लोग तो कुछ समझते नहीं। वो एक दिन अमित शाह का पास से घूम के उतर से आया ना, एक दिन में पंडित हो गया। जैसे अमित शाह पंडित है, बड़ा पंडित, उससे ज्यादा पंडित बना के उसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना दिया। आप बताइए कि ये होल SIR प्रोसेस है, जिस तरह से हो रहा है और जो प्रावधान सामने आ रहे हैं, मुझे तो मालूम है, कई लोग मुझे आकर कहते हैं कि जो हरियाणा में जो उम्मीदवार थे वो खुद कह रहे थे कि हम जीत ही नहीं सकते, वो 50,000 वोटों से जीते। ब्राजील के मॉडल का वोट बन रहा है यहाँ पे, तो अब आप समझ लीजिए क्या चुनाव हो रहा है। आप बताइए। दिल्ली में सर मंत्रियों के घर पे वोट बने थे, वो तो शिकायत हम लोगों ने लिखी, उन्होंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। दो सवाल पूछना चाहता हूँ। एक तो जो चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम ने किया और इलेक्शन कमीशन ने कुछ नहीं किया, एक तो उसके बारे में पूछूंगा, और दूसरा ये SIR का एक्चुअली मसला क्या है, प्रॉब्लम क्या है, ये क्यों हो रहा है? ठीक है, मैं तो इस राय का हूँ शुरू से कि SIR करना बिल्कुल गैर ज़रूरी था। और इससे पहले कुछ 20 साल 22 साल पहले बिहार का ही में उस वक्त की इलेक्शन कमीशन ने, वो भी समझदार लोग थे, इतने समझदार नहीं है जितने आज के हैं, लेकिन वो भी समझदार थे। उन्होंने फैसला किया कि अब हमें SIR करने की ज़रूरत आगे नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक तो हमारा रोल डिजिटल हो गया है, तो और उसको 30 साल में हम इस लेवल पे लाए हैं कि 99% एक्यूरेसी पे आ गया है। अब हम आगे से सिर्फ समरी रिवीजन क्या करेंगे, और समरी रिवीजन का प्रोसेस भी बड़ा फुल प्रूफ है। हम आपके घर आएंगे, रोल लिखाएंगे कि भाई देखो ये रोल है, क्या ये ठीक है, अगर उचित है तो हम आगे बढ़ें, अगर आप कहें कि नहीं इसमें ये कमी है तो हम फ़ौरन उसका सुधार करेंगे। फिर आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि आपके पड़ोस में कोई फॉरेनर आके तो नहीं रुका है, तो सब पड़ोसी सबसे पहले शिकायत करता है, तो फॉरेनर को पकड़ने के लिए यहाँ तो फॉर्म भरवाते थे, है ना, तो ये फॉर्म साहब, ये फॉर्म का क्या मतलब हुआ, ये जो फॉर्म भरवा रहे हैं? अब 2003 में आप कहाँ थे, आपके बाप कहाँ थे, दादा कहाँ थे, ये सब तो मेरे घर में आएंगे तो मैं नहीं दे पाऊंगा, मुझे तो नहीं मालूम मैं कहाँ था। आप जो क्वेश्चन पूछा है, नहीं भाई, आपने वो जरा बात जवाब दीजिए, जो
जो असम के चीफ मिनिस्टर के बारे में पूछा, फिर मैं आपसे बात हाँ नहीं, असम के चीफ मिनिस्टर तो काफ़ी गैर जिम्मेदारी की बातें करते रहते हैं, और उस पर नॉर्मली इलेक्शन कमीशन इलेक्शन के दौरान तो लूज टॉक बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। नहीं भाई, तो नोटिस भी नहीं दिया उन्होंने। अब यही तो, इसीलिए तो क्वेश्चन उंगली उठाई जाती है, इसीलिए तो क्वेश्चन खड़े होते हैं, क्योंकि लोग सब देख रहे हैं, इतने करीब से क्लोजली वॉच कर रहे हैं कि कितने आप नॉन पार्टीजन होना ज़रूरी है। इसी वजह से जो इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट का केस आप बता रहे हैं, अभी भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। उस वक्त उन्होंने कहा कि साहब ये सरकार यूनिलैटरल लगाती है, ये ठीक नहीं है, हमें नॉन पार्टीजन चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम कोलिजियम बनाते हैं। पहला जो ड्राफ्ट आया था उसमें कोलिजियम में चीफ जस्टिस थे, सेकेंड ड्राफ्ट में उनको बड़ा हटा के कि जी एक मिनिस्टर, वो भी मिनिस्टर कौन, जो करीबी, जो अब 2-1 तो डिसीजन ऑलरेडी सबको तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब तक कानून नहीं बनता तब तक चीफ जस्टिस रहेंगे, जब कानून बन जाए तो। पर ये मैं आपको याद दिला दूं कपिल भाई कि ये केस अभी भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, कि दोबारा पार्टी वापस में गई कि इन्होंने जो बनाया केस बेसिकली ये था कि नॉन पार्टीजन सिलेक्शन होना चाहिए। तो ये जो इन्होंने कोलिजियम बनाया ये नॉन पार्टीजन नहीं ही है, इस पर एडजुडिकेशन अभी बाकी है। आप बताइए सर। हाँ, आप कह रहे हैं। हमको एक मुद्दा हमारा है, SIR स्पेशल इंटेंसिव डिवीजन, इसका अभी जो आइन में है, लेकिन अभी इस इरिलेवेंट हो गया। क्यों इरिलेवेंट हो गया? 30 साल पहले ये जो डिवीजन ऑफ रोल जो होता है उसको इलेक्शन का पहले होते थे, उसका बाद क्या है, एवरी 1 जनवरी। जी हाँ, ठीक है। लास्ट 3-4 बरस और 5 बरस अभी क्वार्टरली हो रहा है। दिस इज इफ इट इज क्वार्टरली, इट इज अपडेट हो रहा है। तो स्पेशल इंटेंसिव रोल का अभी कोई रिलीवेंस ही नहीं होता है। आप कहना नहीं सकता है कि हम कल्याण बनर्जी था, हम गलत काम करके चला गया, उसके पहले कुरैशी साहब था, वो गलत काम करके रिवीजन करके, आप ही आके सिर्फ अकेला आदमी है सब कुछ ठीक कर रहे हैं। अब तो हम जिधर है, उन्होंने जिधर थे, हम ही आए, आप उधर आए, यू आर स्टेपिंग इनटू दिस शूज। करेक्ट। आप तो इंस्टीट्यूशन को गलत नहीं बोलने सकता है ना। तो जो 30 बरस पहले जो रिलीवेंट था अभी वो रिलीवेंट नहीं है। और SIR का चक्कर में क्या हो गया सुनिए, सबसे डिफिकल्ट है 1 जनवरी 2026, नॉट इवन 1 जनवरी, इवन 25, इट्स 25 सितंबर और लास्ट वो रिविजन हो गया। उसका बाद से आज तक कोई वोटर इंक्लूजन नहीं हुआ। जी हाँ, सही बात है। एक बरस में तो बहुत सा वोटर है एलिजिबल हो गया, तो इसको क्या होगा? आप तो बोल रहे हैं कि सुनिए सर, जो मेरा व्हाट इज द रोल ऑफ द इलेक्शन कमीशन? एक तो मुद्दा है फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन, और एक बड़ा चीज है हमको देश का सबको ये रोल में ले आना होगा। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द टारगेट। दैट इज द फंडामेंटल डेमोक्रेटिक राइट, स्टैट्यूटरी राइट, देन इट कम्स। एक आदमी को छूटना नहीं चाहिए, नहीं छूटना नहीं चाहिए हमको। सर जैसे तरीका आया हमारा डेवलपमेंट ऑफ वो आइन को, सुप्रीम कोर्ट के फाइल है 19 कृष्णन, इसका बाद आइन, सबको शिक्षा देना होगा। ये तो आ गया 14 वर्ष तक सबको वोटर होना चाहिए, ये तो सबसे बड़ा बात है। अभी तुम एक बरस कोई नया वोटर नहीं बन रहा है। आफ्टर दिस आप वोटर लिस्ट पब्लिकेशन होने के बाद 15 और 20 डेज रहेंगे, कितना आप नया वोटर बनाएगा बंगाल में? जो आएगा उसको तो सुनिए, आप जब इलेक्शन कमीशन है, ये आपका दायित्व होता है हमको वोटर बनाना। ये मेरा इनका दायित्व है वोटर काटना। अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर क्या क्या नहीं, हम नहीं बनाएगा भाई, तुम आओ के फॉर्म 6 फिलअप करो। ये पूरा गलत है। बिल्कुल, ये आपकी बात सही है। देखिए मेरा ये कहना है सर कि इनका इंटेंशन क्यों बुरा लगता है, या क्यों ये लगता है कि ये घपला करना चाहते हैं। जब आप इनसे कहिए कि साहब आधार मान लो, नहीं हम आधार नहीं मानेंगे, मतलब वो आधार कहते हैं ना फर्जी तरीके से, उस आधार से आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं,
उस आधार से आप पासपोर्ट बनवा सकते हैं, उस आधार से आप अपना निवास प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं, उस आधार से आप वोट नहीं बनवा सकते। तो जब आप इस चीज पे जोर जबरदस्ती करते हैं तब आपकी इंटेंशन पे शक होता है। फिर क्या होता है कि जब आपसे कहा जाता है कि भाई पूरे देश में चुनाव दर चुनाव गड़बड़ी मिल रही है, इस पे कोई जवाब दे दो, आप उससे भागते हुए दिखते हैं। वहां शक होता है कि आप जबरदस्ती एक तरफा फैसला दे रहे हो, कोई चीज आप सुनने के लिए तैयार नहीं हो। तो फ्री एंड, और आपकी जिम्मेदारी है ज्यादा से ज्यादा वोटर बढ़ाने की, लेकिन आपकी भूमिका क्या हो रही है? अच्छा, इस बूथ से विपक्ष वाले जीते हैं, इनके वोट काट दो। ये हो रहा है। ये मुसलमान है, मतलब थोड़ा मैं खुल के बोल रहा हूं, मुसलमान है, बैकवर्ड है, दलित हैं, पिछड़े हैं, उनका वोट जो विपक्ष की पार्टियों को जाता है, इनके वोट काट दो। तो ये हो रहा है सर। तो पॉलिटिकल एजेंडा आपके साथ 100% पॉलिटिकल एजेंडा चला रहे हैं, 100%। एक कॉन्स्टिट्यूशनल माइंड और एक फेयर माइंड, एक पर्सन वो सस्पिशियस नहीं हो सकता है। हम सोच लेंगे सब गलत आदमी है, आओ भाई तुम आप प्रमाण करो, प्रूफ करो जो तुम सही आदमी है। ये सोच जो है ना, ये सच पूरा गलत है। सब संवैधानिक जो स्कीम है उसका अगेंस्ट में जाता है, सच्चा दिल का आदमी का गलत में जाता है। आप तो मेरा पहले लॉयर प्रोफेशन में, हम जब प्रोफेशन में आए, हम क्यों सस्पेंस, ये संजय नहीं है मेरा पास आते हैं, हम तो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। एक मामला में इट्स ए रिपोर्टेड जजमेंट, क्यों इसको आइडेंटिफाई किया, हमको भी बुलाया, सैमुअल्स केस। कोर्ट आस्क्ड मी, कोर्ट ने पूछा क्यों आप इसको गलत आदमी आप, हम ये तो मेरा दायित्व नहीं है। बिल्कुल सही। आप लॉ नहीं ले आया जो किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करेंगे, और मेरा कर्तव्य नहीं है जो सबको गलत पकड़ना। हम तो पुलिस का कोई आदमी नहीं है, होम मिनिस्ट्री का काम। सुप्रीम कोर्ट दैट टाइम 82 एक्सेप्टेड माय सबमिशन। देन उसका बोला ठीक है, इसका बाद से लॉयर के पास जाओ, एक ही आईडी कार्ड जो है उसके देखे करे। अरे तुम्हारा तो इतना, वो जो बोला आधार है, पासपोर्ट है, घर का एड्रेस है, घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल है, कैसे समझेगा? सपोज सर, आज सुनिए, सबसे बड़ा बात है, 2002 में मेरा नाम था, ठीक है, यहाँ तो स्पेलिंग मिस्टेक भी हो जाए, अभी स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, बिजी पर हम तो हर दिन सुबह से रात तक बैठ के नहीं रहता है, काम करता है। तो बैनर्जी बंदोपाध्याय हो गया। और बैनर्जी के स्पेलिंग भी अलग होते हैं। हाँ, बंदोपाध्याय, लेकिन बंगाली इंग्लिश मीनिंग इज सेम, एक ही। करेक्ट, काट दो। हाँ। तो हम 69 वर्ष 22 उम्र में 45 वर्ष प्रोफेशन करके हम बांग्लादेश हो जाएगा? मेरा लड़का का क्या हुआ? सही बात। मेरा लड़का लिखा बंदोपाध्याय, और 2002 में मेरा नाम था कल्याण बनर्जी, फादर्स नेम कल्याण बनर्जी रखा, काट दो। लड़की भी काट दो, तो वो लोग मेरा लड़का लड़की नहीं है। अरे क्या आपको प्रूव करना पड़ेगा ना? हाँ, हमको प्रूव कर, अभी कुछ हो जाएगा तो आपके ऊपर है। मेरा पिताजी तो 2006 में चला गया, हम तो डीएनए टेस्ट भी करना नहीं सकेगा। सर कैसे एसआईआर आप कर रहे हो? अमृत सेन जी को आपने नोटिस भेज दिया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिवार को आपने नोटिस भेज दिया, कैसे आप एसआईआर? थोड़ा तो दिमाग लगाओ। दूसरी चीज दूसरी चीज क्या है कि आपको इतनी हड़बड़ी क्या है? 1 महीने में ये कर लो। अब बेचारे जो बीएलओ हैं वो पागल हुए पड़े हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, जान दे रहे हैं, कह रहे हैं साहब हमसे नहीं हो पाएगा, नहीं ये तुम्हें करना ही है। आपको आदमी को विश्वास नहीं करते हैं भाई, टाइम तो दो। जब आपको आदमी को विश्वास नहीं करते हैं, हम क्यों आपको विश्वास करेंगे? तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्योंकि आप ये प्रस्ताव हारने वाले हो। सर, मेजॉरिटी तो है नहीं, लेकिन डिस्कशन तो होगा। नहीं, डिस्कशन भी नहीं होगा भाई साहब, डिस्कशन भी नहीं होगा, क्योंकि ये एडमिट नहीं करेंगे। तो आपको मालूम है कि प्रोसेस तो सुप्रीम कोर्ट रिमूवल के जज का रिमूवल का है,
तो वहाँ लोकसभा स्पीकर या चेयरमैन साहब तो एडमिट नहीं करेंगे। नहीं, ये नहीं कहेंगे कर- आप बताइए ये दस्तखत ठीक है, दस्तखत नहीं ठीक है। और यादव साहब के क्या हुआ, जो जज साहब थे यादव, हाँ, उनका उसका भी दिया हमने था हम लोगों ने। 1 साल हो गया रखा सर, ना, हाँ, तो उसका तो आज तक एडमिट नहीं सर, हुआ सर, चेयरमैन साहब सर, से। सर, तो क्या करोगे फिर? सर सुनिए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आप पॉलिटिकल को आंसर देते हैं। हाँ, अभी 2 वर्ष में 2024 से 2024 से 2 वर्ष हो गया, 26 देश का अंदर मैसेज चला गया, ये देश में गणतंत्र नहीं है, जो मर्जी वो करेगा, वो बाहर बोलो अंदर बोलो, ठीक है, वो मैसेज ही जाने दीजिए ना। 2029 तो आएंगे ना, जवाब तो देंगे जनता। तो अगर रोल ये रहा, इलेक्टोरल रोल यही रहा, तो क्या करोगे आप? हाँ? इस तरह से धांधलीबाजी होती रहेगी तो क्या करोगे? अरे वो इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट है बोल के हम लोग जिंदा है। सुप्रीम कोर्ट ने जो किया था, पहले बात तो ये हुआ, देश में कभी नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट जज बैठा दिए, जज बैठा दिया, एक कार्ड वो करना होगा, ट्रिब्यूनल बना दिया। ये ठीक है। तो इस तो पहली बार हुआ, शुरुआत तो किसी से किसी जगह से हो रहा है ना, शुरुआत होना चाहिए, वो शुरुआत हो गया। चलिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये सुधार होने में बहुत वक्त लगेगा और जनता ही तय करेगी कि ये सही है या गलत। सर जनता बुद्धू नहीं है, ये बुद्धू तो नहीं है। जनता जानते हैं। ये 2026 तो इलेक्शन हमारा स्टेट में है, अलग स्टेट में भी है, केरल में भी है, तमिलनाडु में भी है। जनता आंसर दे देगा। जनता का जो कोई समझता है ना बुद्धू है, वो असली बुद्धिमान है। जितना अनपढ़ आदमी है ना, गांव में आप जाए, हम तो गांव रिप्रेजेंटिंग मोस्टली रूरल एरियाज, जितना गांव में अंदर में घुसेंगे ना, वो लोग ऐसा ऐसा करके बोले हम लोग जानते हैं ये क्या करते हैं। चलिए चलिए, दिस इज़ अ वेरी डिप्रेसिंग थिंग, मतलब कि लगता है आदमी को। दूसरी बात, जो दूसरी चर्चा हम करने जा रहे थे, वो है अपने लोकसभा स्पीकर की हटाने की। वो प्रस्ताव पेश भी हुआ और स्पीकर साहब 1 महीना चेयर पे भी नहीं बैठे। प्रस्ताव फरवरी 10 को हुआ और मार्च में कहीं वहाँ बहस हुई और सत्ता पक्ष के लोग जीत गए। और ऐसा पहले 3 बार इतिहास में हो चुका है। एक तो मवलंकर साहब का हुआ था, एक हुकम सिंह जी का हुआ था, और उसके बाद झाकर साहब का, और ये चौथी बार। लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि इतनी करवाहट कभी लोकतंत्र में हुई नहीं जितनी इन सालों में हो रही है, और इसका प्रभाव लोकतंत्र पे भी पड़ेगा। तो आप तो लोकसभा से हैं, आप हमें बताइए ये क्यों हुआ, क्योंकि आप लोकसभा के मेंबर हैं। देखिए सर, पहले हम एक बात बोल देते हैं, ओम बिरला जी आदमी अच्छा है, अच्छा, मेरा साथ में रिश्ता भी अच्छा है, आई एम वेरी ऑनेस्ट, करेक्ट। उसको हम पर्सनली हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन इस सरकार काम नहीं करने देना चाहिए थे। सरकार पहले 5 बरस 10 बरस हो गया था। हम जब 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी आया था सर पावर में, एक एमएलए, गुजरात का एमएलए का साथ हमारा भेंट हुआ था, कांग्रेस का एमएलए था। बोला साहब इसको देख लीजिएगा। उन्होंने क्यों? बोले गुजरात असेंबली बंद कर दिया, काम नहीं होता है, थोड़ा टाइम दीजिए। तो उसको 2 टर्म होने के बाद पावर इतना हो गया, वो किसी को काम नहीं कर, सरकार किसी को काम नहीं करता। तो आपका और एक है अमित शाह बैठ के रहता है उधर, किसी हो जाएगा तो स्पीकर साहब जाते किरण तो आपका नो कॉन्फिडेंस जो सरकार पे है वो ओम बिरला पे पता ही नहीं है। नहीं और नो कॉन्फिडेंस सरकार, ओम बिरला तो एक चिन्ह है, हाँ, सही बात, सुनिए सिंबल है। क्या किया, ये तो ओम बिरला जी का एक दिमाग में नहीं है। वो बोला ना आदमी अच्छा है, लेकिन करना है उनका। पूरा पार्लियामेंट का स्टाफ, नो द स्ट्रक्चर चेंज हो गया, सब चेंज हो, सब सीआईएसएफ लगा दिया, जी हाँ, जी हाँ, सिक्योरिटी लगा दिया। बात सबसे बुरा बात क्या है जानते हैं? ये जो 2023 में हुआ, ये जो सबसे बड़ा आइन बीएनएसएस, और जब पास हुआ 150 एमपी को बाहर निकाल के, ये सरकार के लिए,
नहीं, जब सर 370 पास हुआ, सुनिए कैसे हुआ सर, आपको जान लो। इस अभी ऐसा टाइम हुआ, विथ अथॉरिटी आई एम सेइंग, विथ अथॉरिटी आई एम सेइंग, क्या सब्जेक्ट डिस्कस करेगा, क्या नहीं होगा, किसका सस्पेंशन होगा, किसका मंजूर होगा, ये सिर्फ मोदी जी और अमित शाह जी डिसाइड करते हैं। ये सुनिए, पार्लियामेंट के रखने के लिए, इंडिपेंडेंट रखने के लिए सबसे बड़ा रोल प्ले करता है सरकार। सुप्रीम कोर्ट का इंडिपेंडेंस रखने के लिए सबसे बड़ा रोल प्ले करता है जजेस। वाई whether the judiciary is independent or not, who will give the answer? Judges will give the answer. Am I independent? चलिए वो चर्चा अलग है। यू आर नहीं, एन ठीक है। आउटसाइडर इन दिस, यू व्यू पार्लियामेंट के भाई पार्लियामेंट में हो क्या रहा है, इस किस्म के नो कॉन्फिडेंस हो रहा है। यू बिन द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, यू बिन इन गवर्नमेंट, आपके मन में क्या बीतती है? मुझे तो एक तो मैं पॉलिटिकल तो कमेंट में करता ही नहीं, लेकिन स्पीकर के जो ये इम्पीचमेंट का मोशन हुई, जो फेल होनी थी हो ही गई। सीईसी की भी अगर आती है तो वो इसी तरह फेल होगी। पॉइंट है कि उस फेलियर के बाद इन दोनों अधिकारियों का क्या रिएक्शन होता है। तो मैंने जो देखा टीवी पे ही कि एक तो हो सकता है कि वो और मॉडरेट हो के आए कि भाई देखो लोगों ने इतना हटाया, दूसरा और इरिटेटेड और गुस्से में आए। तो मुझे तो उनको गुस्से में मैंने देखा कि उन्होंने वही सारे जो डिसीजन जो जिसकी वजह से वो मोशन हुई थी, वो सारे डिसीजन वही सारी लैंग्वेज फिर की। तो इसलिए समटाइम्स ये काउंटर प्रोडक्टिव हो जाता है कि आदमी झिल्ला के और के देखा तुमने करके देख लिया क्या पाया, अब मुझे देखो। तो ये एटीट्यूड होने की पॉसिबिलिटी होती है। नहीं, बट इसमें देखें ना, माइक बंद हो जाते हैं, आपके राज्यसभा भी होते हैं, लोकसभा में माइक बंद हो जाते हैं। जो विपक्ष के नेता हैं वो एक इशू उठाना चाहते हैं। देखिए 2-3 चीज़ें हैं सर। जैसे बिजनेस एडवाइजरी में आप कहिए कि भाई दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ है, जी हाँ, लाल किले के पास 10 लोग मारे गए हैं, इस पे बहस कर लेते हैं। कहेंगे नहीं पहले आप वंदे मातरम पे बहस करिए। अच्छा, तो अब अगर आप कहिए नहीं वंदे मातरम पे बहस नहीं कीजिए तो फिर आप राष्ट्रद्रोही हैं। और फिर तो चलो भाई ठीक है, वंदे मातरम पे कर लो, इसके बाद कर लेना। तो उसके बाद करनी नहीं है। जितनी बार भी हम लोग कोई डिमांड करते हैं कि भाई इस चीज पे डिस्कशन कर लो, सरकार मानती नहीं। ईरान वगैरह पे डिस्कशन, ईरान पे 4 दिन से नोटिस दे रहे हैं सर, 267 दे रहे हैं 4 दिन से कि भाई इस समय दुनिया की पार्लियामेंट में, चाहे आप ब्रिटिश पार्लियामेंट ले लीजिए, चाहे आप स्पेन की पार्लियामेंट ले लीजिए, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया की, दुनिया भर की पार्लियामेंट में डिबेट हो रही है कि भाई वार के बाद जो सिचुएशन पैदा हुई उससे हम कैसे निपटेंगे। जी हाँ, जी हाँ। लेकिन हमारे देश के पार्लियामेंट में आप बार बार रिक्वेस्ट करते रहिए, नोटिस देते रहिए, उसका कोई मतलब ही नहीं है। कुछ नहीं है। और सस्पेंशन, मोशन नहीं हुआ। सस्पेंशन सर 6 बार में सस्पेंड हुआ पिछला जो कार्यकाल। आपने तो इतिहास नहीं तो इतिहास सर, उसमें भी एक चीज जो बहुत इंटरेस्टिंग है बताऊंगा कि मैं 11 महीने सस्पेंड रहा। आमतौर पे एक सेशन के बाद बहाल हो जाता है जो भी मेंबर होता है। मुझे 11 महीने सस्पेंड किया, वो भी चलिए छोड़ दीजिए, किया 11 महीने सस्पेंड। तो जब मैं दोबारा चुन के आ गया तो बोले अभी भी आपका सस्पेंशन चलेगा, कंटिन्यू। ओथ नहीं लिया, ओथ नहीं ले पाया। आप तो शायद हाउस में रहे होंगे। ऐसे होता है। उन्होंने दोबारा बोले कि इनको बहाल करना पड़ेगा, तो हाउस से कंसेंसस लिया मेरी बहाली, तब हुआ। दोबारा चुन के आ गया, फिर दोबारा राज्यसभा में। गलत है। एक बात बोलूँ, जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में क्या है, हम भी तो बहुत बार गए, अभी तो फ्रस्ट्रेटेड हो गया, नहीं जाते हैं। हमारे साथ स्पीकर साहब का उधर बहुत सा डिफरेंस हुआ था। कई इसको आप डिस्कस करना है, बहुत प्रेशर हम लोग दिया। अल्टीमेटली स्पीकर साहब क्या बोला, नहीं सरकार नहीं राजी होता है। लेकिन इन लोग का समझने होना है। अब जब स्पीकर बन गए, आपको डिसीजन फाइनल है, सरकार क्या डिस्कशन करेगा नहीं करेगा, वो तो बड़ा बात नहीं। आपको याद होगा कि अपने स्पीकर साहब थे सीपीएम के लीडर सोमनाथ चैटर्जी। तो उस समय जब न्यूक्लियर डील हुआ था तो उस समय सीपीएम ने उनको कहा था वोट कीजिए खिलाफ उसके, तो उन्होंने कहा नहीं मैं स्पीकर हूँ, मैं किसी पार्टी के पक्ष में नहीं हूँ, इसलिए मैं वोट नहीं करूँगा। उनको पार्टी से बाहर निकाला।
सीपीएम ने पार्टी से बाहर निकाल बाहर से दिया। निकाला। ऐसे स्पीकर भी होते हैं। हाँ एसएसपी ऐसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। नहीं, सुप्रीम कोर्ट का नोटिस नहीं लिया सर? नहीं नहीं आप ऐसे स्पीकर भी होते चैटर्जी हैं। साहब तो बहुत वो तो हम मतलब- तो उनको हाँ, रिस्पेक्ट करते हैं। हाँ। मीरा कुमार का टाइम में देखिए ना, आप तो तब मंत्री थे। या। मीरा कुमार 19 नहीं हाउस सर्जन हो गया। अब हम लोग भी जाते थे जब बोलते नहीं नहीं इनका बात सुनिए, इनको वो तो बहुत बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। सॉफ्ट स्पोकन था। जी, जी, जी। आज मजाक की बात क्या है आप देखिए, सबसे बड़ा चीज जो है ऑपोजिशन का बात कौन सुनेगा। फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट, फ्लोर ऑफ असेंबली है ऑपोजिशन का। आप पर्पस ऑफ डेमोक्रेसी इज द ऑपोजिशन शुड बी हर्ड। Opposition should मतलब ही be heard. डेमोक्रेसी का लिया है कि भाई सरकार की बात ही सुननी है तो भाई तो आप डेमोक्रेसी का डिस्कशन है कि- डिमांड करते रहिए, वो देते ही नहीं। देते नहीं है। ये देते सब आपको अलाउ ही नहीं करते। और गणतंत्र में हमको तो किसी जगह में बोलना होगा। हमके फॉरेन अफेयर्स की आप डिस्कशन करो, बोले नहीं नहीं हम किसी और मिनिस्ट्री की डिस्कशन करेंगे, वो भी तय करेंगे। अभी तो अब तो देखिए, चिल्ला चिल्ली आप गाली तो गलौज देखिए, सब ये होने जो लगा। जनरल बजट का डिस्कशन हो रहा है ना, होम आया है नहीं आया, फॉरेन अफेयर्स आया है नहीं नहीं आया, आया। डिफेंस आया है, कॉमर्स आया नहीं आया। कॉमर्स नहीं आया, लेबर हम आया मांग तो कर रहे हैं ना कॉमर्स या फॉरेन अफेयर्स की कर रहे हैं। न्यूज देखा, सबसे बड़ा न्यूज ये देश में 63.7% अनएम्प्लॉयड इज ग्रेजुएट्स। कहाँ डिस्कस करेंगे अब इस देश में अगर विपक्ष के नेता हाँ, कोई discuss इशू रेज करें ऑन अ वेरी सीरियस इशू ऑफ व्हाट हैपेंड इन चाइना, इन द कॉन्फ्लिक्ट इन 30 चाइना। सेकंड इसी में जोड़ दूं बस सर, बस जो आपने बात कही। हमारे यहाँ भी 5 मिनिस्ट्री की बात हुई कि 5 मिनिस्ट्री रखी जाएगी। तो उसमें हम लोगों ने कहा फॉरेन, डिफेंस, कॉमर्स में से कोई एक, बाकी 2 अपनी कर लो। नहीं मानेंगे, नहीं मानेगा नहीं मानेंगे। ये सरकार नहीं मानेगा। अगर ये होगा पार्लियामेंट सिर्फ में, रूरल डेवलपमेंट अगर पे विपक्ष discussion अपने हुआ, नहीं मुद्दे हुआ। उठा ही नहीं सकेगी, वो अपने मुद्दे भी नहीं है, वो देश के मुद्दे हैं। क्योंकि इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो हिंदुस्तान की आर्थिक स्थिति पर असर पड़ रहा है, मेरे ख्याल शायद ही किसी और इकोनॉमी पर असर पड़ रहा होगा, वो मुद्दा नहीं आप उठा सकते। डिफेंस का मुद्दा नहीं आप उठा सकते, ईरान का मुद्दा नहीं आप उठा सकते। लाइन में खड़े रहिए। आप तो क्या करें फिर? तो प्रॉब्लम ये है ना सर, कि- नहीं, मैं आपसे पूछना चाहता नहीं, हूँ। मैं तो एज ए व्यूअर, एज ए सिटीजन जब देखता हूँ ना, तो मुझे बड़ा दुख होता है कि अपोजिशन का एक लीडर बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह रहा है, बड़ी इंटरेस्टिंग, पूरा देश गौर से सुन रहा है, बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए, जो भी होता है स्पीकर हो या जो भी चेयर कर रहा है, तो मुझे लगता है कि भाई ये क्या उनको ये किताब प्रकाशित ही नहीं हुई। सर- अरे भैया वो का किताब से सर 22 लाख वोटर का अंदर मेजोरिटी पोर्शन मुझको चुन के भेजा है इधर, ठीक है? क्यों ना, उनको बात बोलने के लिए, इसलिए तो चुना है मुझको। आपको पैलेटेबल नहीं है, उसमें कुछ नहीं है, हमको बोलने, अरे बोलने दो, हाँ, बाकी सब बात बाकी तो जो होगा होगा। वो बोल भी नहीं देंगे, That's- बोलने भी नहीं देंगे, तो डेमोक्रेसी कहाँ गया? ना बोलने देंगे, ना आपका मास जो मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया है वो। अभी आप बाहर में बोलेंगे बात, यूपीए लगा देंगे। करेक्ट करेक्ट, सही बात है। क्या अंदर तो प्रोटेक्शन है आपकी संविधान के द्वारा। अंदर में प्रोटेक्शन है, इसलिए हम बाहर बोल है, नहीं सकता। हाँ। बाहर में हम जब बोलेंगे, बोलो यूपीए लगाओ, उसको जेल में भेज दो। अजीब तरह से देश चल रहा है। हम बोलते हैं नो कॉन्फिडेंस, नहीं, क्वेश्चन इज कॉन्फिडेंस तो किधर ही नहीं हाँ, सही है। बात। हम बोल रहे हैं डेमोक्रेसी जब चला जाता है, ये इट इज नॉट द क्वेश्चन ऑफ द स्पीकर, नॉन। कल्याण बाबू, ये बड़ी दुख की बात है कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ी लोकतंत्र दुनिया का, उसके देश के स्पीकर के खिलाफ ऐसा प्रस्ताव पेश भी किया जाए, बड़ी शर्म की बात है। और मुझे याद है कि एक बार जब ये पेश हुआ था उनके खिलाफ, अपने मवलंकर साहब के खिलाफ, तो उस दिन नेहरू साहब ने एक बात कही थी, मैं पढ़ता हूँ। कहा था ना, आई वुड लाइक टू टेल कांग्रेस एमपीज, अपने कांग्रेस की मेजॉरिटी थी, 1954 की बात कर रहा हूँ, दैट नॉट वन ऑफ देम इज बाउंड बाय एनी विप और एनी डायरेक्शन। कितनी बड़ी बात है, क्या लोकतंत्र की बात थी। इट इज़ नॉट अ पार्टी मैटर, इट इज़ अ मैटर फॉर दिस हाउस। लेट अस ट्राई टू थिंक of it not as a party issue but as members of this house. What is said about the speaker comes back on each one of us. ये था लोकतंत्र, और कहाँ से चले और कहाँ कहाँ पहुँच के गए। गिरे। कहाँ आके हम लोग गिर गए।
और ये सरकार को सोचना चाहिए, जनता को सोचना चाहिए, तो सांसद हैं उन्हें सोचना चाहिए कि इस देश का भविष्य क्या है अगर लोकतंत्र ऐसा ही चलता रहे। आप तो सर 3 टाइम और 4 टाइम लोकसभा का एमपी था ना? नहीं, 2 बार, 2 बार लोकसभा का एमपी 3 बार राज्यसभा। 3 बार राज्यसभा। लोकसभा मेरा पहले, बहुत पहले आप आया। 2009 से 2014 भी आपको एक्सपीरियंस, आप मंत्री थे? ऐसा भी नहीं। अच्छा, आप जब मंत्री थे हम भी क्वेश्चन किया है, लेकिन आप भी आंसर देके चला गया, ठीक है? करेक्ट। हम क्या मांगते हैं? हम क्या मांगते हैं? हम कुछ नहीं मांगते। हम जो बात बोला, आप मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, गिव द आंसर। आप आंसर दे दीजिए ना भाई, नहीं ये क्वेश्चन नहीं पूछना। डोंट वरी कल्याण बाबू, द पीपल ऑफ इंडिया विल आंसर। जवाब Okay, मिलेगा, that's बिल्कुल और ठीक है। देश की जनता से जवाब मिलेगा। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू।